आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता की परेशानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते आम लोग लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। अब एक बार फिर आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा। एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में 107 रुपए 94 पैसे पेट्रोल इस समय बिक रहा है। वहीं डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 113 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 104 रुपए 75 पैसे डीजल मिल रहा है। वहीं चेन्नई में 104 रुपए 83 पैसे पेट्रोल, 100 रुपए 92 पैसे डीजल। कोलकाता में 108 रुपए 45 पैसे पेट्रोल, 99 रुपए 78 पैसे डीजल। भोपाल में 116 रुपए 62 पैसे पेट्रोल, 106 रुपए 1 पैसे डीजल। वहीं जयपुर में 115 रुपए 21 पैसे पेट्रोल और 106 रुपए 47 पैसे डीजल। बेंगलुरु में 111 रुपए 70 पैसे पेट्रोल तो डीजल 102 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर। वहीं लखनऊ में 104 रुपए 88 पैसे पेट्रोल और 97 रुपए 13 पैसे डीजल। पटना में 111 रुपए 64 पैसे पेट्रोल और 103 रुपए 28 पैसे डीजल। अहमदाबाद में 104 रुपए 58 पैसे पेट्रोल और 104 रुपए 19 पैसे डीजल। चंडीगढ़ में 103 रुपए 93 पैसे पेट्रोल तो 96 रुपए 54 पैसे डीजल। और देहरादून में 103 रुपए 93 पैसे पेट्रोल तो डीजल 97 रुपए 54 पैसे मिल रहा है। डेली बढ़ ही रहा है, क्या उपाय है? डेली तो बढ़ ही रहा है, जब आते हैं तो बढ़ावा मिलता है। डेली 2-3 रुपये, जब हफ्ता में एक बार भराना है, जब आते हैं तो 2-3 रुपये 4 रुपये भरते हुए मिलता है। इस महीना में घटा तो है ही नहीं। कैसे एडजस्ट होगा उपाय, सब जगह होता है। ये तो एसेंशियल है, इसके बिना काम भी नहीं चलना है। जैसे बाकी चीज़ों में आदमी एडजस्ट करता है वैसे इसमें भी करेगा। बढ़ तो रहा है सब चीज़ का, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का बढ़ रहा है, क्या कीजिएगा? ऑप्शन नहीं है सर, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। अगर गाड़ी चलाना है, दूर दूर जाना है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सबके लिए है। सरकार को समझना चाहिए ये चीज़। पॉकेट पे तो बोझ पड़ रहा है। बहुत कैसे ज़्यादा। एडजस्ट होगा? पॉकेट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़, पर मैनेज कर रहे हैं हम लोग, किसी तरह कर रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है हर चीज़ को लेकर के। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया। महंगाई जनता पर कहर बनकर टूट पड़ी है, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से व्यापार, नौकरी लगभग सब ठप है। लोग किसी तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता का सबब बने हैं। हालत खराब है, सोचने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। महंगाई बढ़ते जा रहा है, आगे स्थिति खराब होते जा रहा है। इसमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब समझिए कि मिडिल क्लास वाले इसमें मारे जाएंगे। कैसे पॉकेट एडजस्ट होगा? नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, स्थिति खराब हो रही है। लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जहां एक ओर विपक्ष प्रदर्शन करने में जुटा है, तो दूसरी ओर आम जनता अपना सर पकड़े बैठी हुई है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि ऐसे ही लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रही तो आम जनता का क्या होगा? पहले कोरोना महामारी की मार और जैसे जैसे महामारी कम हो रही तो अब महंगाई की मार, यानी कि पेट्रोल और डीजल, जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। हर चीज़ों का जो है रेट कम ज़्यादा होता है, जो रोज़ाना बढ़ रहा है। आज फिर एक बार फिर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि भिवानी में जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है अपने वाहनों में तेल डलवाने के लिए आए हैं। और अगर भिवानी में रेट की बात करें तो आज रेट जो है, पेट्रोल का रेट जो है 34 पैसे बढ़कर 105 रुपये और 88 पैसे हो चुका, और जो है डीजल 35 पैसे बढ़कर 97 रुपये और 77 पैसे हो चुका है। यानी कि डीजल भी कहीं ना कहीं 100 के पार होने वाला है। ऐसे में लोगों की जेब पर कितना असर पड़ता है, जीवन पर कितना असर पड़ता है, कुछ लोगों से हम जानना भी चाहेंगे। जी,
क्या कहेंगे, हर रोज तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ता है? असर तो जी डबल हो रहा है। पहले 70 रुपये का आता था, अब सीधा 150, मतलब 1.5 गुना का फ़र्क हो रहा है। पहले सेविंग होती थी 5,000 रुपये, अब बिल्कुल ही नहीं हो रही, ज़ीरो पे मामला माइनस में चल रहा है। पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, नहीं गाड़ी पे जो माल ढुलाई है उस पर असर पड़ता है, जो आप खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खाद्यान्न है, चीनी, तेल, जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो पेट्रोल सब पे इफेक्ट करता है। सिर्फ जेब पर असर पड़ रहा है, आपकी रसोई पर, खाने पीने की चीज़ों पर, और अन्य बच्चों की फीस है, खेल किताब है, उन पे? सब पे पड़ रहा है जी, बिल्कुल। खाने पीने पे भी, स्वास्थ्य पे भी, जो भी एक आम जनजीवन में चाहिए जो चीज़ें, उन सब पे फ़र्क पड़ रहा है। तो सरकार से क्या मांग करेंगे, किस प्रकार से राहत दे? अब त्योहारों का भी सीजन है। सरकार से तो यही मांग है जी, देखो जो स्ट्रेटजी बनानी होती है वो सरकार ने बनानी होती है। हम तो एक आम आदमी है, उनके पास पूरी मैन पावर है, पूरे एक IT सेल होती है, पूरा एक थिंक टैंक होता है कि वो स्ट्रेटजी बनाए कि कैसे एक कॉमन पीपल को कैसे वो राहत दें। हमारे पास तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सरकार के पास IS हैं, IPS हैं, सारे अधिकारी हैं, उनके पास मंत्री हैं। यानी कि आम आदमी जो है काफ़ी परेशान, और सरकार से मांग कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आम आदमी को राहत दी जाए, ताकि जो है त्योहारों के सीज़न में उनकी जेब पर जो भारी पड़ रहा है उसमें राहत मिल सके जी। और कुछ और लोगों से भी हम बात करें जी, क्या कहेंगे, हर रोज़ जो दाम बढ़ रहे हैं आपकी जेब पर, जीवन पर कितना असर पड़ रहा है इसका? जीवन पे तो असर पड़ ही रहा है, रोज़ के 30-35 1 रुपये तक पैदल चलना पड़ेगा। ऑफिस में जाएंगे तो पैदल चलना पड़ेगा, कोई भी काम हो पैदल ही चलना पड़ेगा हमें तो, या साइकिल पे जाओ या पैदल। तो त्योहारों का सीज़न है, अब सरकार से क्या मांग करेंगे, किस प्रकार से राहत दे ताकि जेब पर असर कम हो, रसोई पर कम? अरे कम से कम इस पेट्रोल डीजल पे तो कुछ तो करो, महंगाई की मार तो इतने, रसोई में भी क्या करें, रसोई का खर्चा भी नहीं चल रहा है आजकल तो। यानी कि आम जन है जो वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी जो दिक्कतों में है, क्योंकि उसके पास आय के साधन कम है, और ख़ासकर मध्यम वर्ग जिसका कहना है कि उनकी जेब पर ही नहीं उनकी रसोई पर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी कि जो पौष्टिक भोजन वो खा सकते थे उस पर खर्च करते थे, इस महंगाई के चलते जो है वो उस पर भी उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और हर कोई सरकार से मांग कर रहा है कि उनके पास वो पूरी पावर है, मैन पावर है, फैसले लेने के वो जिम्मेवारी है, और आम जन को राहत देने की जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है। ऐसे में सरकार जो है उसमें जो तेल है उसके दाम कम करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को राहत दे। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो तेल, क्रूड ऑयल की कीमत कम हो, लेकिन देश की बात करी जाए, इंडिया की बात करी जाए तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज के ताज़ा रेट की बात करी जाए तो देखिए 34 पैसे के साथ पेट्रोल जो है वो 105 रुपये 74 पैसे हो चुका है, जबकि डीजल का रेट जो है वो 97 रुपये 64 पैसे जो है वो बताया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं आम आदमी को जो है वो इसका महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं परिवार उसका जो है वो प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनने हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संदीप। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? भाई लगातार पेट्रोल के थोड़ा सा अगर मेंशन करें, डील करें और अपने पैसे बढ़ाएं, रोज़गार बढ़ाएं। रोज़गार बढ़ नहीं रहा, ऐसे महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और लोगों को फिर रोज़गार ही नहीं होगा तो फिर पैसे पेट्रोल के सब हम चीज़ें कहाँ से बढ़ेंगी। प्रभाव की बात कर जाए तो कितना प्रभाव पड़ा आपके घरेलू? घरेलू स्तर पर सर जिस प्रकार सरकार ने पैसे बढ़ाए उस प्रकार सरकार को सोचना भी चाहिए कि रोज़गार उसके लिए मतलब सैलरी बढ़ाए या बोनस दे। उस प्रकार से जिस सैलरी तो है वही 15,000, तेल हो गया, इतना सारे और भी खर्चे हैं। कहीं ना कहीं देखिए अस्त व्यस्त जो है वो लोग हो चुके हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या? अशोक कुमार जी। भाई साहब देखो, आज के टाइम में सब पे व्हीकल है, मध्य वर्ग में हाथ में व्हीकल है, साइकिल तो कोई यूज कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। आदमी कमा रहा 300 रुपये और तेल है इतना, तो कहाँ तक परेशान भुगतेंगे लोग बाग। तो मैं तो सरकार की जानता हूँ, बस सरकार की कमी है, सारी सरकार कमी है। सरकार की कमी जो है वो ये लोग बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो गुहार भी लगा रहे हैं सरकार से कि आखिरकार जो है वो कुछ न कुछ सरकार जो है वो इस लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों
पर जो है वो लगाम लगा रहे, और जिसके चलते कहीं आम लोगों पर बोझ है, जो महंगाई का बोझ जो है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो वो इनके ऊपर से जो है वो थोड़ा सा कम हो। एक बार हम पेट्रोल कर्मियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस हिसाब से लोग रेट बढ़ता है, किस हिसाब से ये लोग मानते हैं। क्या नाम भी आपका? मेरा महेश सिंह। बढ़ते किस हिसाब से हैं, क्या इनकी कैलकुलेशन है? पैसों के हिसाब से बढ़ते हैं, कभी 30 पैसे बढ़ा दिए, कभी 35 पैसे बढ़ा दिए, डेली इसी हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन किस हिसाब से लगाते हैं लोग, तेल कंपनियां या सरकार? नहीं, कैलकुलेशन तो नहीं है सर। अभी तो 105.74 है, कल 106 हो जाएगा, फिर आगे 30 पैसे और बढ़ जाएंगे, 106.30 पैसे बढ़ जाएंगे। इसी हिसाब से हम लगाते हैं कैलकुलेशन। एक पुलिस कर्मचारी आए हुए हैं पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सरकार की मर्जी है जी, जैसे सरकार चलाएगी वो हमें मंजूर है। कहीं ना कहीं आम आदमी पर काफी बोझ पड़ रहा है। सरकार और भी सुविधा दे रही है ना, उसके साथ साथ उसे वहन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो प्रभावित हो रही है। और साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि सरकार को और तेल कंपनियों को कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे उपाय, टैक्स की बात कर जाए या वैट की बात कर जाए, वो उन पे कोई ना कोई थोड़ी लगाम लगानी चाहिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता को इस बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता फिलहाल इसी तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज पेट्रोल 105 रुपये 51 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डीजल 97 रुपये 42 पैसे पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन रोजाना जो दाम है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पर पेट्रोल कर्मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कल और आज में कितनी वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो कल कितने दाम थे और आज में कितना बदलाव आया है? कल 105 रुपये 17 पैसे थे पेट्रोल, डीजल 97 रुपये 7 पैसे थे। आज 35 पैसे बढ़े डीजल में, 34 पैसे पेट्रोल में। बिल्कुल देखिए, 34 पैसे पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, तो वहीं डीजल के दामों में भी 35 पैसे की वृद्धि देखने को मिली है। लोग जो हैं वो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँचे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इससे? सर, पेट्रोल तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या किया जाए, मजदूर आदमी परेशान है, जो कम कमाने वाला है उसको दिक्कत ही दिक्कत है। सर, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, कहाँ से पैसे लाएंगे बताइए। अच्छा, त्योहारी सीजन है, दिवाली नज़दीक में है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं त्योहार भी खराब होता है, इससे घर का बजट बिगड़ता है, क्योंकि नहीं सर, वो तो हर चीज़ में दिक्कत आती है। भाई बजट है नहीं, त्यौहार पास आ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो दिक्कत तो सर है ही। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सर कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए ना। सरकार से यही कहना चाहते हैं, कुछ कंट्रोल करिए, गरीब आदमी परेशान ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल देखिए, लोगों की परेशानी जो है वो देखी जा सकती है। लोगों का यही कहना है कि सरकार को बढ़ते दामों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। कुछ और लोग हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इससे? परेशानी, कॉस्टिंग तो काफ़ी बढ़ी गई है और उससे रेगुलर जो बजट होता था लोगों का वो बिगड़ रहा है, क्योंकि डीजल भी एक तरह से काफ़ी बढ़ गया है और पेट्रोल की तो आप पूछो ही मत, रेगुलर बढ़ रहा है। तो आसार भी नहीं लग रहे। अगर कम भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक आ जाएगा, लेकिन वो प्राइस जो पहले था वो नहीं हो पाएगा। तो सबका बजट बिगड़ा हुआ है, सब परेशान है, पर क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार कंट्रोल करे इसे जल्दी से जल्दी, या तो GST में लाए या फिर अपना ध्यान रखें, इसका ठीक नहीं है ये। बिल्कुल देखिए, लोगों की परेशानी जो है वो देखी जा सकती है। लोगों का यही कहना है कि टैक्स में कहीं ना कहीं छूट दी जाए, क्योंकि जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे राहत दी जा सके। त्योहार का सीज़न है, दिवाली नज़दीक है, ऐसे में लगातार महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना, एक आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत का बड़ा दावा किया।
पलवल में कुसरीपुर स्थित लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। करीब 1 घंटे चली बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 15 में से 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया। विभिन्न विभागों में लोगों की आ रही शिकायतों और समस्याओं को देखते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि अधिकारी खुद को परेशान लोगों की जगह रखकर देखें, तभी उन्हें एहसास होगा कि लोग क्यों परेशान हैं। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ठेकेदार की बकाया बिलों की जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी है। अधिकारियों को मैंने दिशा निर्देश दिए कि वे जो भी आगे से ग्रीवेंसेस पब्लिक की आती है उसको तुरंत निपटाएं और अपने ही समझ के निपटाएं ताकि जनता परेशान ना हो। कौन कौन सी पेंडिंग रहेंगी, क्या दिक्कत आई? एक तो डीएमओ को जो पहले चल रहा है उसकी परमिशन के लिए है और एक शिकायतकर्ता आया नहीं था तो उसके लिए रखी हुई है पेंडिंग, अगली बार देंगे। 3 वीडियो का चेक बाउंस हुआ, मीटिंग होता उठाई, वो उसमें कोई दिक्कत ये है कि उनके जो साइन है वो शायद टाइम पे नहीं पहुँचे या मैच नहीं है, उसके लिए एडीसी साहब को जिम्मेवारी दी है कि वो देखें कि मामला क्या है। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हो इसको? लापरवाही तो अभी है, लेकिन अभी एडीसी साहब उसकी जांच करेंगे। अगर उसके बाद अगर इनकी किसी भी अधिकारी की लापरवाही तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, किसान आंदोलन का एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव पर कोई असर नहीं होगा। उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा की निश्चित तौर पर जीत होगी। किसानों का देखो आंदोलन, अब आपको पता कितना किसान आंदोलन रह गया है और किसान आंदोलन ना होके ये किसी अभी जो हमारे जो किसान संयुक्त मोर्चा किसान के जो संगठन है इसके अंदर कुछ लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो आगे आ रही हैं और किसान लोग हैं वो इस आंदोलन में नहीं है, बाकी जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वही लोग बचे। एलनाबाद उपचुनाव पर फर्क पड़ेगा इससे आंदोलन का? देखो हमारा जो एलनाबाद का जो चुनाव है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो संयुक्त उम्मीदवार है गोविंद कांडा जी वो निश्चित तौर पर सीट निकालेंगे। एलनाबाद के उपचुनाव को लेकर 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है तो 2 नवंबर को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि एलनाबाद की जनता ने किस पर अपना विश्वास इस बार जताया है और कौन सी पार्टी सत्ता हासिल कर पाती है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। चरखी दादरी में किसानों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग की गई है। साथ ही साथ कुछ और मांगों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर अभी भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हालांकि घटना का आरोपी आशीष मिश्र सलाखों के पीछे है, लेकिन किसानों का कहना है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी का होना काफी नहीं है। किसानों की माने तो अजय मिश्र के रहते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। लिहाजा किसानों की मांग है जब तक इस मामले में कार्रवाई चल रही है तब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। तो लखीमपुर में जो हमारी घटना हुई थी किसानों के साथ, जो हमारे किसान शहीद हुए थे, उस मंत्री को तुरंत बर्खास्तगी की हम मांग करते हैं कि भाई उसके बेटे को तो पकड़ लिया, लेकिन उसमें इस साजिश के अंदर ये राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी शामिल है। उसके ऊपर भी धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको पद से पद मुक्त करना चाहिए। सरकार ने मुखिया मंत्री पद देती है सरकार, तो हम तो यही मांग करते हैं कि उस बर्खास्तगी होनी चाहिए, उस मंत्री की जल्द से जल्द उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चरखी दादरी में किसान संगठन खापों की अगुवाई में एकत्रित हुए और अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान किसान आंदोलन के अलावा जल भराव से बर्बाद फसलों का मुआवजा और डीएपी खाद की पूर्ति करने की मांग भी उठाते हुए नजर आए। एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच किसानों के साथ स्थानीय विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। यहाँ किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, यहाँ किसानों के भावांतर के सिस्टम करके बाजार नहीं खरीदा जा रहा। इस दोनों चीज़ों को जोड़ के न सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करी, सारे खेतों में पानी भर रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। दोनों तीनों चीज़ों को रखे हमने सरकार के माननीय डीसी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने के लिए काम करें। ऐसा है, ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं सोचती तो लोकतंत्र के अंदर तो एक हिस्सा है अपने आवाज़ को उठाने का।
किसानों की कई और मांगों के साथ साथ किसानों ने फसलों के मुआवजे की मांग भी उठाई है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से किसानों की मांगों पर कब विचार किया जाता है। नारनौल की जिला अदालत में बिमला देवी मर्डर केस में सुनवाई हुई। खास बात यह है कि इस केस में आरोपी मशहूर गैंगस्टर पपला गुर्जर है। हाथों में बंदूक पकड़े ये वो बदमाश है जिसकी दहशत का डंका कुछ सालों पहले तक हरियाणा और राजस्थान में बजा करता था, लेकिन 6 साल पहले और राज्य की तस्वीर में बहुत फर्क है। 6 साल पहले ये बदमाश नियम और कानून को ताक पर रखकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन आज उन्हीं वारदातों की बदौलत ये बदमाश चारों ओर पुलिस से घिरा हुआ है। ये बदमाश और कोई नहीं बल्कि गैंगस्टर पपला गुर्जर है, जिसे महेंद्रगढ़ की जिला अदालत ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है और 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। कहा हूँ और आज जो FIR नंबर 376 डेटेड 21/8/2015 को अंडर सेक्शन 120B, 148, 149, 302 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इसे आरोपी बनाया था, जिसमें पहले ही अदालत श्रीमान जी नाजिर सिंह जी एडिशनल सेशन जज साहब ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। दरअसल महेंद्रगढ़ में 2015 में बिमला देवी नाम की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त बिमला देवी पर 23 गोलियां बरसाई गई, जिनमें से 6 गोलियां बिमला देवी को लगी। बिमला की हत्या के आरोप में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से मुख्य आरोपी गैंगस्टर पपला गुर्जर भी शामिल था। हत्या से जुड़े 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में 2018 में ही बरी कर दिया गया था, लेकिन पपला गुर्जर पहले से ही अपना जुर्म कबूल कर चुका था। लिहाजा गैंगस्टर पपला को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही अदालत ने आदेश दिए हैं कि पपला गुर्जर को गुरुग्राम की भौंसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। एक्यूज पपला के पास भी जो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया तो 9mm की पिस्टल थी, उसको मद्देनजर रखते हुए PW दूडाराम जो कंप्लेनेंट का देवर था उसकी गवाही को मानते हुए कोर्ट ने कल गिल्टी हेल्ड किया था और आज क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बहस हुई थी। मैंने फांसी के लिए दलील दी थी, लेकिन माननीय कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना मानते हुए और उम्र कैद की सजा सुनाई। पपला गुर्जर की गिरफ्तारी से पहले उसकी तलाश सिर्फ हरियाणा पुलिस ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी कर रही थी। पपला गुर्जर पर हत्या, डकैती, फिरौती जैसे आपराधिक मामले दर्ज थे। हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने तो पपला गुर्जर पर इनाम भी घोषित किया हुआ था। तकरीबन 6 साल के बाद पीड़ित परिवार अब न्याय को लेकर खुशी जाहिर कर रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे।